नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके सामने विजेंद्र कुमावत, व्याख्याता हिंदी। कल अपन ने छंद शास्त्र के बारे में अध्ययन किया, प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त की कि छंद शास्त्र क्या है, उसमें कौन कौन सी शब्दावली आती है, उन शब्दों का क्या अर्थ है। उसके बाद आज अपन थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे वर्णिक छंद कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंदों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम भाग है वर्णिक छंद, द्वितीय है मात्रिक छंद। अब अपने सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपने पास में वर्णिक छंद जिन छंदों की गणना वर्णों अथवा गणों के आधार पर की जाती है। दोबारा सुनिए, जिन छंदों की गणना वर्णों अथवा गणों के आधार पर की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। कि जिनको अपन वर्णों के आधार पर 1 2 3 4 कितने वर्ण आ रहे हैं उसके आधार पर यदि हम गणना कर रहे हैं तो वर्णिक छंद कहलाते हैं। इनमें देखिए प्रमुखतः अपने सामने जो आता है कवित्त, के बाद में सवैया, के बाद में द्रुत विलंबित, मालिनी इत्यादि सारे के सारे क्या हैं, वर्णिक छंद हैं। ये सारे के सारे वर्णिक छंद हैं और वर्णों की गिनती के आधार पर इनका ये उपभेद किया गया है। इसके पश्चात आप देखिए 2 नंबर पर अपने सामने जो आता है मात्रिक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद क्या होते हैं कि जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। अपन कक्षा 11 में पढ़ा था दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका इत्यादि सारे के सारे मात्रिक छंद हैं और इनकी जो गणना होती है वो मात्राओं लघु गुरु के आधार पर होती है। उसके पश्चात देखिए आगामी जो शब्दावली कल भी मैंने आपको बताया था समछंद। समछंद क्या है, 3 प्रकार की श्रेणियां छंदों में पाई जाती हैं और वो 3 प्रकार की श्रेणियां, उसमें प्रथम आती है समछंद, यानी जिस छंद में सभी चरण समान हैं। प्राय छंदों में 4 चरण पाए जाते हैं और चारों चरण यदि समान है तो उसका उपभेद समछंद के रूप में किया जाता है। वर्णिक है तो वर्णिक समछंद और मात्रिक है तो मात्रिक समछंद। उसके बाद में दूसरा आता है अर्धश्रम। अर्धश्रम में क्या होता है, प्राय 1 और 3 अर्थात विषम चरण हैं वो समान पाए जाते हैं और समचरण जैसे 2 और 4 जिनमें समान लक्षण पाए जाते हैं वो अर्धसम छंद कहलाता है। इसके पश्चात देखिए तीसरे में क्या होता है, न ही सभी चरण समान और न ही आधे चरण समान अपितु सभी चरण असमान होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं होती है, उसको विषम छंद कहा जाता है। इसमें देखिए आप छप्पे, कुंडलियां, ये छंद विषम छंद की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में अग्रिम अपने पास में 2 शब्दावली आई थी, साधारण और दंडक। साधारण में देखिए वर्णिक छंदों के अंतर्गत 1 से लेकर 26 वर्ण तक, यहां क्या है 1 से लेकर 26 तक क्या होगा, साधारण छंद होगा, किसमें, वर्णिक में। और यदि बात करें मात्रिक की तो मात्रिक में 1 से लेकर 32 मात्राओं तक साधारण छंद माना जाता है। उसके पश्चात देखिए साधारण और दंडक 2 भागों में उपभेद है। अब देखिए वर्णिक में 26 से अधिक वर्ण यदि आ रहे हैं, वर्णिक में यदि 26 से अधिक अपने पास में वर्ण आ रहे हैं तो वो दंडक श्रेणी का छंद माना जाएगा। और उसी प्रकार वर्णिक में यदि 32 से अधिक अपने पास में वर्ण आ रहे हैं, सॉरी माफ कीजिए, वर्ण नहीं मात्राएं आ रही हैं तो वह मात्रिक दंडक छंद माना जाएगा। तो ये सारी चीजें छंदों का अध्ययन करने से पहले अपने को समुचित रूप से पढ़नी है। इसके पश्चात अब जो इसके तुरंत बाद मैं आपको मात्रा निर्धारण के नियम पढ़ाऊंगा। यदि एक बार आपने मात्रा निर्धारण के नियम पूर्णतः ईमानदारी से याद कर लिए तो आपके छंद संबंधी प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। शर्त यह है कि आपको उन मात्रा निर्धारण के नियमों को ध्यान रखना होगा। हम बात कर रहे थे छंद शास्त्र में मात्रा निर्धारण के नियम क्या हैं। ये छंद शास्त्र की रीढ़ है।
यदि मात्रा निर्धारण के नियम अपने को आ गए तो ये समझ लीजिए आधी समस्या अपनी दूर हो गई है। मात्रा निर्धारण के नियम देखिए, सबसे पहले तो अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है। यदि छंद में अपन मात्रा का प्रयोग करेंगे तो स्वर के आधार पर ही मात्रा का प्रयोग होगा, व्यंजन पर किसी प्रकार की मात्रा नहीं लगेगी। सबसे पहला नियम अपने पास आता है कि मात्रा सदैव स्वर वर्ण पर ही प्रयुक्त होती है, व्यंजन वर्ण पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी भी अपन व्यंजन वर्ण पर मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। उदाहरण के लिए यदि अपने पास में आ रहा है, ये आ गया, इसके ऊपर ये केवल व्यंजन है, इसके ऊपर मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते। अपने पास में आ रहा है, मात्रा प्रयुक्त होगी, कोई समस्या नहीं है। ये आ गया, मात्रा प्रयुक्त होगी, ये ध्यान रखना है। व्यंजन वर्ण पर किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पहला। दूसरा, ह्रस्व स्वरों, ये आपने पढ़ा होगा, आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि ह्रस्व स्वरों के साथ में ए, ई, उ, री के साथ सदैव लघु मात्रा ही प्रयुक्त होती है। ए, ई, उ और री के साथ सदैव लघु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। और दीर्घ स्वरों जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दीर्घ स्वर हैं, इन पर गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। 4 पर लघु मात्रा ए, ई, उ, री, खड़ी पाई, और उसके पश्चात 7 पर क्या होगी, वक्र रेखा यानी दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा प्रयुक्त होगी। पहला बिंदु, स्वर वर्ण पर ही प्रयुक्त होगी मात्रा, व्यंजन वर्ण पर कभी मात्रा प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, ह्रस्व के साथ में ह्रस्व मात्रा, लघु मात्रा और दीर्घ स्वरों के साथ में या गुरु वर्णों के साथ में गुरु मात्रा। उसके पश्चात देखिए 3 नंबर पर अपने पास में आता है, यदि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद आधा अक्षर, ह्रस्व स्वर है अपने पास, एक मात्रा आएगी, परंतु सर देखिए आधा अक्षर, कोई भी आधा अक्षर आ गया और संयुक्त अक्षर, 2 अक्षर साथ साथ आते हैं तो संयुक्त अक्षर, हलंत वर्ण या विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह है ये आपको मिलेगा, जैसे आप लिखते हैं प्रातः, इसमें आपको ये मिलता है, लिखा हुआ हो तो ह्रस्व स्वर होने पर भी उस स्वर पर गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होती है। ह्रस्व है लेकिन शर्त यह है कि ह्रस्व के सामने यदि आधा अक्षर, उसके बाद में यदि संयुक्त अक्षर, उसके बाद में यदि हलंत वर्ण, उसके बाद में विसर्ग यदि लिखा हुआ हो तो वह ह्रस्व क्या हो जाएगा, वो गुरु बन जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखेंगे कि किसी भी ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद आधा अक्षर, संयुक्त अक्षर, हलंत वर्ण और विसर्ग लिखा हुआ हो तो ह्रस्व स्वर होने पर भी उस पर हमेशा गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। ये बात निश्चित रूप से आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 3। इसके बाद में मात्रा निर्धारण का बिंदु नंबर 4 देखिए, यदि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद, ये इससे भी महत्वपूर्ण है, यदि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद आधा अक्षर लिखा हुआ हो, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद आधा अक्षर लिखा हुआ हो और उस आधे अक्षर के तुरंत बाद में है लिखा हो, ह्रस्व स्वर है, नियम से ऊपर अपने को क्या बता रहे हैं, आधा अक्षर है, आधा अक्षर ह्रस्व के बाद आता है तो वो दीर्घ हो जाता है, लेकिन यहां पर शर्त क्या जोड़ दी, उसके बाद में यदि है तो वहां ह्रस्व स्वर पर लघु मात्रा ही प्रयुक्त होगी, वहां पर वह गुरु मात्रा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वह ह्रस्व ही रहेगा, वह गुरु नहीं बनेगा। शर्त क्या है कि बाकी शर्त तो पीछे वाली है लेकिन एक शर्त उलट गई, यदि उसके तुरंत बाद क्या लिखा हुआ हो, है लिखा हुआ हो। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण सभी आपके मैं उदाहरण दूंगा, पूरे नियमों के उदाहरण आगे अपने पास आएंगे।
अब उसके बाद में देखिए आप पांचवा नियम क्या कहता है। पांचवा नियम कहता है यदि किसी ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो तो गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। उदाहरण के लिए अपन कहते हैं चंचल, चंचल हो गया, अनुस्वार का प्रयोग है, अनुस्वार का प्रयोग है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। ध्यान रखने वाली बात है। ह्रस्व स्वर आ रहा है, ह्रस्व स्वर पर क्या होगा, यदि अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है तो वो अपने आप ही गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। उसके बाद में देखिए यदि किसी ह्रस्व स्वर के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा हो, यदि उदाहरण के लिए दोनों सामने लिखे हुए हैं, एक में लिखा हुआ है हंस, दीर्घ हो रहा है, उसके बाद में अपने लिखा रखा हंस, हंस यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग है। यदि किसी ह्रस्व स्वर के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा हो तो वहां सदैव लघु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्र बिंदु ये चिन्ह है, अनुस्वार का ये चिन्ह है। अनुस्वार आती है किसी भी स्वर के साथ तो वो अपने आप में दीर्घ हो जाएगा, वो गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। और यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर लघु मात्रा ही मानी जाएगी। अब देखिए दो नियम और बचते हैं। मात्रा निर्धारण के नियम में सातवां नियम अपने पास आ रहा है। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु, ये अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो दोनों ही स्थितियों में गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। यानी गुरु के साथ में चाहे तो अनुस्वार का प्रयोग हो चाहे चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, दोनों ही स्थितियों में गुरु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। यहां पे ये गुरु आएगी, इसमें चाहे चंद्र बिंदु आए चाहे अनुस्वार आए। जैसे ये तो मान लीजिए आप ह्रस्व है और ये आ जाए आंगन, इसमें देखिए अब इसमें ये लगाते हैं तो भी दीर्घ है, चंद्र बिंदु लगाते हैं तो भी दीर्घ है। यहां पे ये ह्रस्व है और ह्रस्व के साथ में यदि अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है तो ये दीर्घ है। ये नियम याद रखेंगे। आठवां नियम अपने पास में आ रहा है। प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता के अनुसार लघु या गुरु वर्ण कुछ भी माना जा सकता है। आठवां नियम क्या कहता है कि प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता अनुसार विकल्प से लघु या गुरु कुछ भी माना जा सकता है। अब अपन ने जो ये 8 नियम पढ़े हैं इनके आधार पर अपन मात्रा निर्धारण करते हैं। मात्रा निर्धारण सबसे पहले करेंगे अपन सवागतम में। अब आधा है, आधे पर मैंने पहले कहा कि व्यंजन वर्ण पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, केवल स्वर पर ही मात्रा लगेगी। तो स्वर में देखिए आ का स्वर है गुरु, उसके बाद में ए का स्वर है गे में लघु, ए का स्वर है लेकिन आगे क्या आ रहा है, आधा वर्ण अलग वर्ण आ रहा है तो ये हो गया स्वागतम। गुरु लघु गुरु, ए है आ है दीर्घ है, बीच में ए लघु। उसके बाद में देखिए लघु लघु लघु। उसके बाद में देखिए आप अलंत वर्ण आ रहा है गुरु, उसके बाद में आधी मात्रा नहीं लगेगी लघु लघु। उसके बाद में देखिए प है, प के बाद में रे है, रे के बाद में अलंत वर्ण है तो रे लघु है, लेकिन लघु होने के बाद अलंत वर्ण आने के कारण ये क्या हो गया, गुरु हो गया। उसके बाद लघु लघु लघु। उसके बाद देखिए अनुस्वार आ रही है। नियम अपने कहा था कि लघु के साथ में यदि अनुस्वार लगती है तो गुरु। उसके बाद में एक ही मात्रा है लघु लघु। उसके बाद में देखिए लघु और ये ई है और इसके आगे क्या आ रहा है, अलंत वर्ण आ रहा है तो गुरु, और उसके बाद में यहां पर लघु रे। उसके बाद चलते हैं भारत। भारत में देखिए गुरु आ है, ए है और ए है, देखिए लघु लघु। उसके बाद में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है गुरु, उसके बाद में देखिए लघु, और उसके बाद में विसर्ग का प्रयोग है। ह्रस्व के साथ विसर्ग का प्रयोग गुरु में परिवर्तित कर देगा।
उसके बाद में वी है, वी के बाद में विज्ञप्ति। ये जो शब्द बना है कैसे बना है? विज्ञप्ति, विजय, ये स्थिति है, यहां पर ये स्थिति है। तो देखिए अलंत है गुरु, गुरु आ गया। उसके बाद में ये क्या है? लघु है, लेकिन इसके आगे क्या आ रहा है? पे अलंत वर्ण आ रहा है, तो गुरु। उसके बाद में ती लघु। उसके बाद में हंसी, हंसी में अनुसार है गुरु और ये भी गुरु। अब हंसी, हंसी में लघु और ये गुरु। उसके बाद में कुल्हाड़ी में चलते हैं तो अलंत वर्ण आ रहा है गुरु, गुरु, गुरु। उसके बाद में शिक्षक में देखिए क्या स्थिति बनती है। शिक्षक में अपने सामने स्थिति बन रही है सी और आधा आगे क है तो गुरु, और उसके बाद में स है तो लघु, लघु। उसके बाद में देखिए पवित्र, पवित्र में लघु, ये लघु है लेकिन आधा तय आगे आ रहा है क्योंकि ये स्थिति बन रही है, तो गुरु और रे लघु। उसके बाद अपने पास में आ रहा है गुरु, लघु, लघु। उसके बाद में लघु, फिर आधा अलंत वर्ण आ रहा है तो गुरु, फिर रे है, ये पूरा है तो लघु, लघु। देश में देखिए गुरु, लघु। उसके बाद में गुरु, लघु। उसके बाद देखिए गुरु, लघु, लघु नहीं, देश, प्रेम, अलंत वर्ण आ रहा है तो दीर्घ, रे, दीर्घ और लघु। उसके बाद में अपने पास में देखिए गण। अब प्रश्न ये उठता है गण किसे कहते हैं? तो गण की परिभाषा बिल्कुल अपने को याद रखनी है, एक बार आई हुई है कि गण किसे कहते हैं। तो 3 अक्षरों के, छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के व्यवस्थित समूह को, 3 अक्षरों का व्यवस्थित समूह है और उस व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? गण कहते हैं। प्रत्येक में 3 होंगे और उनको ही 3 वालों को क्या कहेंगे? गण कहेंगे। 3 अक्षरों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? गण कहते हैं। उसके बाद में देखिए छंद शास्त्र में गणों की बात की जाए, छंद शास्त्र में कुल 8 गण माने जाते हैं। छंद शास्त्र में कुल गणों की बात करें तो छंद शास्त्र में कुल 8 गण माने जाते हैं और उन गणों का निर्धारण करने के लिए अपने पास में एक सूत्र आता है। अपने पास में जो सूत्र है वो कैसा है? देखिए गणों का निर्धारण करने के लिए अपने पास में जो सूत्र आता है ये मा, ता, राज, भान, से, ले, गा। इससे अपने पास में गण बनते हैं। ये माता, राज, भान, सलगा तो बनते जाएंगे। ये माता, यगण, मातारा, मगण, ताराज, तगण, राजभा, रगण, जभान, जगण, भानस, भगण, नसल, नगण और सलगा, सगण। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र के अंतर्गत 3 अक्षरों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं। हिंदी साहित्य में गणों का निर्धारण करने के लिए अपने पास में एक सूत्र है और वो सूत्र है ये माता, राज, भान, सलगा। इसी से सारे ये गण बनेंगे। इसमें पहला अक्षर लेंगे, यहां तक ले लेंगे, ये माता आ गया। उसके बाद दूसरा लेंगे मातारा, उसके बाद में ताराज, उसके बाद में राजभा, उसके बाद में जभान, उसके बाद में भानस, उसके बाद में नसल और उसके बाद में सलगा।
ये 8 गणों से प्रथम नाम से जोड़ दिया गया है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, पूरा छंद शास्त्र इनके ऊपर टिका हुआ है। पूरा छंद शास्त्र इनके ऊपर टिका हुआ है। देखिए, आपने गणों के बारे में पढ़ा, आपको ये सूत्र याद रखना है और इस सूत्र के हिसाब से आपको 8 गणों के नाम भी याद रखने हैं, आपको दिमाग में रखना है, इसके हिसाब से ही सारे गण बनाने हैं। इसके पश्चात देखिए, कल के वीडियो में अपन गणों के नाम के अनुसार उनका सूत्रानुसार स्वरूप, मात्रानुसार स्वरूप, उनका अन्य नाम क्या है, उनके उदाहरण कैसे हैं, वो सारी चीजें अपन कल के वीडियो पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, कक्षा 12 के विषय वस्तु में मात्रिक और वर्णिक छंदों में देखिए, मात्रिक में 4 छंद लिए गए हैं, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पे, कुंडलियां। उसके बाद में वर्णिक में देखिए द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित्ति और सवैया। ये 8 छंद याद करते ही अपने लगभग 6 के 6 अंक अपने को मिल जाएंगे। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस कोरोना महामारी के दौर में सारे विद्यार्थी शिक्षा से दूर रहें और इसकी महती आवश्यकता है इस वीडियो की छात्रों को, ताकि वो अपना जो फ्री टाइम है वो इन वीडियो को देखें और छुट्टियों में ही इसका रिवीजन कर लें। मैं विजेंद्र कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगेसरा, ब्लॉक डोबला, चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हूं। हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें थोड़ी बहुत ऑनलाइन में त्रुटि भी रह सकती है, अगर रहती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, परीक्षा से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, इतनी गारंटी अवश्य है। आपको केवल 8 छंद याद करने हैं, जिसमें गीतिका, अरिगीतिका, छप्पे, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित, सवैया, सबके लक्षण और उनके 2-2 उदाहरण मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। और यदि आपने ध्यानपूर्वक नोट्स बनाकर इनका एक बार भी अध्ययन किया तो छंद का प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। कल इसी समय पुनः नए वीडियो के साथ में, आगामी वीडियो के साथ में मैं पुनः मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।